बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, आप दल बदल कानून को कैसे लागू करेंगे? आज का दल बदल कानून मुसीबत है। हमारे सत्ता में आने के बाद तो हम पार्टी ही समाप्त कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो पहला चुनाव है वो किसी पार्टी के अधीन ही लड़ना होगा। वो होगी गोल्डन स्पैरो। आगे क्या व्यवस्था होगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। दल बदल कानून का मतलब है जो जिस पार्टी से चुनाव लड़ गया, अगर उसको वह पार्टी अच्छी नहीं लगती तो 2/3 बहुमत या किसी भी तरह का बहुमत तोड़कर वह दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। समझिए मेरी बात को अच्छी तरह से। जिस पार्टी के बलबूते पर चुनाव चिन्ह पर वह व्यक्ति चुनाव लड़ा है, अगर वह उस पार्टी को छोड़ना चाहता है, आज क्या झगड़ा होता है, एक व्यक्ति की किसी पार्टी में समझ नहीं मिली तो वह दूसरी पार्टी के लोगों को खराब करना शुरू कर देता है, ताकि उतना बहुमत मिल जाए कि जिससे कि हम अन्य पार्टी में शामिल हो सके। यह व्यक्ति की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। फिर वह व्यक्ति जोड़ तोड़ करता रहेगा कि किस किस को मैं उखाड़ूं, किस किस को अपनी तरफ करूं। वह काम नहीं करेगा। और मैं चाहता हूं ऐसे व्यक्ति जो समाज ने चुने हैं वो समाज के विकास के लिए काम करें। यह कैसे संभव होगा? जब हम ऐसा नियम बना दें कि व्यक्ति जिस पार्टी से चुनाव लड़ा है उस पार्टी को किसी कीमत पे छोड़ ही ना पाए। लेकिन अगर वह उस पार्टी को छोड़ना चाहता है तो ऐसा कोई कानून नहीं होगा, 2/3 बहुमत वगैरह, 1/4 बहुमत वगैरह, ऐसा कोई नियम नहीं होगा। वह अकेला छोड़े पार्टी को। जिस पार्टी में मिलना चाहता है मिले, उस पार्टी से चुनाव लड़े और चुनाव लड़कर फिर लोकसभा या विधानसभा में आए। सीधा से नियम है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं। इस गलत नियम के कारण राज्यपाल जैसे, स्पीकर जैसे लोगों को मौका मिलता है बेईमानी का। राज्यपाल का पद तो हम खत्म ही कर देंगे, क्यों, उसकी आवश्यकता है। सीधा जनता ने पार्टी का किसी एक कैंडिडेट को चुन लिया, वह ही उसके लिए काम करेगा और यह लागू होगा पंचायत सत्र से लेकर लोकसभा तक। सीधा नियम, कहीं कोई अव्यवस्था अराजकता की नहीं ठीक लगता। एक मछली गंदी हो गई है, वह दूसरी मछली को साथ लेके ना जाए।
जैसे अभी 7 विधायकों ने, राघव चड्ढा ने आप छोड़ दिया। अगर यह कानून होता तो वह अकेला छोड़ देता। एक एक करके तुम छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन 7 छोड़ोगे और एक पार्टी में बेला हो जाओगे, ये नहीं चलेगा। फिर तो चाहे 7 ही छोड़ दो अलग अलग, लेकिन तुम्हें 7 को दोबारा से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जिस पार्टी में भी आप जाना चाहते हो। You will be terminated from that party. अब क्या होता है? अब लोग व्यवस्थाएं बढ़ाने में बैठते हैं, काम नहीं करते। काम करेंगे कब? जब एक व्यक्ति की मत नहीं मिलती, और स्वभावतः प्रत्येक व्यक्ति की मत नहीं मिलती, परमात्मा ने एक मत के 2 बंदे नहीं बनाए। सभी की व्यवस्थाएं मत की अलग अलग है। इसलिए निश्चित है कि प्रकृति के हिसाब से 2 व्यक्तियों की मत बिल्कुल समान नहीं होंगे, कहीं ना कहीं कोई फर्क होगा। फिर व्यवस्था कैसे बनेगी? तो मान लो कि किसी व्यक्ति ने गोल्डन स्पैरो से चुनाव जीत लिया, लोकसभा का। विधानसभा का चुनाव तो हम लड़ेंगे नहीं। विधानसभा का देखेंगे, अगर कोई एक आध शायद पंजाब में लड़ना पड़ जाए तो। और वह उस पार्टी को छोड़ना चाहता है, द गोल्डन स्पैरो। बिल्कुल छोड़ दे, हमने कौन से जंजीरें डाल रखी हैं उसको। और वह छोड़ दे और अपना रेजिग्नेशन दे दे फ्रॉम द पार्टी एंड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ असेंबली आर पार्लियामेंट। रेजिग्नेशन दे दे, दूसरी पार्टी जो चाहे ज्वाइन करे या निर्दलीय लड़ ले, जैसी उसकी इच्छा है। फिर चुनाव जीत के असेंबली में आए या पार्लियामेंट में आए, या नगर पालिका में आए या नगर निगम में आए, या पंच सरपंच बने, उसकी मर्जी है। यह गुटबंदी खत्म कर दूंगा मैं, क्योंकि गुटबंदी तुम्हें काम नहीं करने देती। और बेचारे नागरिकों ने खून पसीने की कमाई का टैक्स तुम्हें देकर इस सरकार को चुना है। तुम अगर एक कप चाय भी पीते हो, उस चाय के कप पीने में मंत्री महोदय किसी पत्थर तोड़ने वाले के खून का पसीना बना है। तुम्हें यह पता नहीं। तुम कैसे ये व्यवस्था कर सकते हो कि 7 व्यक्तियों को इकट्ठा कर दिया और वो एक पार्टी को छोड़ गए और दूसरी पार्टी में मर्ज हो गए विदाउट एनी स्ट्रगल। यह कानून हम समाप्त कर देंगे। 2/3 बहुमत का कोई मतलब नहीं। तुम एक स्कूल में पढ़ते हो या तुम एक स्कूल में टीचर हो, तुम्हें वहां ठीक माहौल नहीं लगता, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि तुम 7 टीचर्स को साथ लेके और उस पाठशाला को ही खत्म कर दो या उस क्लास को ही खत्म कर दो। नहीं, ये कानून जिसने भी बनाया थोड़ी गलती रह गई। हम कानून ऐसा बनाएंगे व्यक्तिगत। किसी व्यक्ति का विचार किसी से नहीं मिलता पार्टी से, तो वह उस पार्टी को छोड़ दे, रिजाइन कर दे, वह उसकी सीट खाली हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन जिसके हाथ में भी है वो व्यवस्था, वह दोबारा से चुनाव करवा देगा।
अगर जीत जाएगा तो आ जाए, अगर हार जाएगा तो राधे राधे। और बताइए क्या पूछना है। ऐसा करने से डर और भय की राजनीति समाप्त हो जाएगी। असल में देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर या नगर पालिका अध्यक्ष या सरपंच अपनी वोटों को बचाने में ही समय व्यतीत कर देता है, जबकि समय व्यतीत होना चाहिए नगर के विकास का, नगर निगम के विकास का, नगर पालिका के विकास का, राज्य का, देश का। शक्ति उलझ जाती है अपनी शक्ति को, अपनी बहुमत को बचाने में, तो व्यक्ति काम क्या खाक करेगा। इसलिए यह नियम हम बनाएंगे, कोई एक व्यक्ति अगर असंतुष्ट है तो वह रिजाइन दे और चला जाए, लेकिन दूसरी पार्टी में सीधा नहीं जा सकता, वो उसकी सदस्यता हटा दी जाएगी, वह चाहे कहीं से भी हो, नगर पालिका का हो, नगर निगम का हो, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, दोबारा से चुनाव लड़े और अगर जीत गया तो फिर से आ जाए। उसे मेहनत करनी होगी, पार्टी को मेहनत नहीं करनी होगी उसकी जगह को पूर्ति करने के लिए। पार्टी का कोई दायित्व नहीं, पार्टी का काम है और पार्टी प्रधान का काम है, सीएम का, पीएम का काम है, वह विकास करे, समस्याओं को हल करे, न कि अपना बहुमत बचाए। सारी शक्ति तो इसी बात में खत्म हो जाती। हम ये नियम पास करेंगे। है आपकी सारी बातें समझ में आ गई बाबा। जब आप प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर है उसके बैंक अकाउंट में कम से कम 30,000 और 30,000 के बाद 40,000 अगर किसी ने +2 कर लिया, अगर बीए कर लिया तो 50,000, एमए कर लिया तो 75,000, पीएचडी कर लिया तो 1,00,000 हम जमा करा देंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक है। क्यों करवा देंगे? इसीलिए करवा देंगे कि आज अनपढ़, गंवार, अशिक्षित लोग राजगद्दी पे बैठे हैं और ये लोग चाहते हैं कि तुम शिक्षित ना हो। तुम देखना सारा हिंदुस्तान जीत जाएगा। लेकिन बीजेपी केरला को नहीं जीत सकेगी। कारण तुम्हें बारीकी से समझाता हूं। वहां की जनता पढ़ी लिखी है और बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि अगर हमने जनता को पढ़ा दिया वह वोट हमें नहीं डालेगा, क्योंकि इनके सारे जुमले पागलपन पर टिके, लिफाफेबाजी पर टिके, जय श्री राम, जय सिया राम, इन पर आधारित है। विज्ञान का जय श्री राम से कोई लेना देना नहीं। विज्ञान अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, जय श्री राम और जय माता महाकाली, जय दुर्गा अपनी जगह है। यह आस्था की बात है। यह आस्था की बातें अपने घर तक ही रहनी चाहिए। घर से बाहर ये सियासत के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो मैंने तुम्हें एक सिंपल सी उदाहरण दी,
सारा देश जीत लेंगे, लेकिन सारा देश जीतने के बाद यह केरला को नहीं जीत पाएंगे। कारण यही कि सारा केरला 99% पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। और जब व्यक्ति एजुकेटेड हो जाता है तो अपना भला बुरा समझने लग जाता है और देखने लग जाता है कि यह व्यक्ति तीसरी बार चुना गया, इसने रोजगार तो दिया नहीं। और पेट तो रोजगार मांगता है भाई, पेट जय श्री राम से भरता नहीं। ये समझदार लोग हैं, विद्या विचारी ता पर उपकारी। इसलिए मैं प्रत्येक जनता को शिक्षित करना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये भेदभाव डाला। अनपढ़ से लेकर 10वीं पास तक तुम्हें 30,000 ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा क्योंकि भूख लगती है और तुमने इस देश में जन्म लिया है। इस देश में जन्म लिया है तो इस देश को चलाने वालों की जिम्मेदारी है कि वह तुम्हारी जरूरतों को पूरा करे। कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और बीमारी, ये 5 चीजों का हम जिम्मेदारी उठाएंगे। इसे फिर सुन लो, रोटी, कपड़ा और मकान, पढ़ाई और बीमारी, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। हम जो 30,000 तुम्हें देंगे उससे आपको किताबें नहीं खरीदनी पड़ेंगी, कपड़ा नहीं खरीदना पड़ेगा, उससे आपको मकान का किराया नहीं देना पड़ेगा। हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आपको आपका मकान देंगे। और मैंने बहुत बार कहा आपसे, ज़्यादा बार बोलना अच्छा नहीं होता, आदमी मन से उतर जाता है। हम झूठ नहीं बोलते, लिफाफेबाजी हम करते नहीं। उतना ही बोलेंगे जितना हम करेंगे। इसका सीधा सीधा संबंध है, अनपढ़ता का सीधा सीधा संबंध है आस्था से। मैं ये नहीं कहता कि पढ़े लिखे लोग आस्थावान नहीं होते, होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग समझदार भी होते हैं। आस्था अंधी होती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति आस्थावान होगा तो वह अपने इष्ट में आस्था भी रखेगा, रखे, किसी को क्या इतराज, और अपने निर्णय भी समझदारी से करेगा। और समाज के राजनीतिक पहलू में समझदारी काम आती है। 5 साल का वक्त, 5 घंटे बताने मुश्किल हो जाते हैं हॉस्पिटल में। 5 साल का वक्त आप एक व्यक्ति को देते हैं और वह व्यक्ति आकर आपका हालचाल नहीं पूछता। मैं नहीं कहता कि वह हालचाल पूछे, मैं कहता हूं आपकी जरूरतें पूरी हों। मैं भगत सिंह का समाज सैद्धांतिक रूप से बनाना चाहता हूं। क्या कहते थे भगत सिंह? उम्र में छोटे थे, समझ में बड़े थे। भगत सिंह क्या कहते थे? समाज, समानता, न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित हो। वर्गहीनता से युक्त हो, कोई वर्ग ना हो, कोई धर्म ना हो, कोई जाति ना हो, बस काम ही उसकी जाति हो। जैसे कोई हलवाई की दुकान करता है तो उसकी जाति हलवाई की है, बस।
किसी भी जाति विहीन समझ धीरे धीरे 10-20 साल में सब खो जाएगा। सारा देश एक हो जाएगा। जो आज तुम्हारे भीतर ये गुण मिलान वगैरह का फंडा चलता है, बंद हो जाएगा। शादी विवाह गुण मिलान ठीक है, पत्री वगैरह मिलाओ, एस्ट्रोलॉजिकल व्यवस्था मिलाओ, यह भी एक विज्ञान है। लेकिन वह तो फलां जमात से है, वह तो फलां जमात से है, ये काम। वह तो दक्षिण से है, वह तो पश्चिम से है, यह नहीं। मेरा एक भतीजा यहाँ से जब गए इंडिया से अमेरिका, उन्होंने एक हबशन से शादी कर ली। हबशन, हबशी लोग होते हैं। ये मन की बात है। मन मिल गए तो मिल गए, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। यहां तो माँ बाप सिर के ऊपर बैठ जाते हैं। यह सिर पर बैठने उठाने, और कब तक सिर पर बैठे रहेंगे? एक दिन तो जाएंगे ना, एक दिन तो खिसकेंगे ना। और फिर तुम्हारा फैसला यह अहंकार से आता है कि हमारे पास अनुभव है। अनुभव क्या खाक है? तुम बच्चे की चॉइस देखो, फिर तुम बच्चे की चॉइस देकर अपने अनुभव का इस्तेमाल करो। अपना अनुभव बच्चे पे थोपो मत, अपना अनुभव बच्चे से बताओ। अगर फिर भी बच्चा राजी नहीं होता तो उसको उसकी मर्जी से शादी करें। तो आज अमेरिका में यही तो है। 16 वर्ष के बाद कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को छोड़कर जा सकता है, माँ बाप उनको रोक नहीं सकते, ऐसा नियम है। वह ज्यादा स्वतंत्र समाज है। हिंदुस्तान के माँ बाप क्या करते हैं? नहीं शादी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारा हिस्सा नहीं देंगे तो मत दो। जब हम आपको मकान दे देंगे, 30 लड़के के 30 लड़की के 60,000 रुपये महीने दे देंगे, अगर तुम बिल्कुल ही अनपढ़ हो तो। और मेरे ख्याल में 60,000 में तुम मजे से गुजारा कर सकते हो। अगर फूफा नहीं करते तो 60,000 रुपया यानी 2,000 रुपये रोज के। मकान का किराया कोई नहीं पड़ेगा। जब तक हम आपको मकान नहीं देंगे तब तक हम तुम्हें मकान का रेंट देंगे। जो भी घोषित किया जाएगा, तुम अपनी इच्छा से, तुम्हारे पास ज्यादा बचते हैं, ज्यादा अच्छा मकान ले सकते हो, अन्यथा तुम उसी में गुजर कर सकते हो। ठीक आगे समझ बात। माँ बाप गुर्राते क्यों हैं? माँ बाप इसीलिए गुर्राते हैं, या तो ताई जी के पांव के हाथ लगा दो, या तो हमारी बात मान लो। ऐसे केस मेरी जिंदगी में आए, और जो उनकी जिंदगी में अड़चन आई है वो यही आई है कि हिस्सा नहीं देंगे। तुमने जाना है चले जाओ। यहां बच्चा शौक हो जाता है कि अगर तुम हमें कुछ दोगे नहीं तो फिर जन्म भी क्यों देना था? बच्चे को इतना सा तो दे दो कि उसको रहने को, खाने को पर्याप्त हो जाए। और ऐसे माँ बाप मैंने देखे, माँ बाप हैं, दोनों सरकारी नौकरी, लाख लाख रुपए पेंशन लेते हैं। कोई बहन नहीं है, यानी कोई बेटी नहीं है उनकी, लेकिन एक बच्चे को देते हैं, एक को नहीं देते हैं। क्यों? हमारी मर्जी।
मर्जी क्यों? क्योंकि तुमने मेरे बड़े भाई के पाँव के हाथ नहीं लगाया। भी क्या जन्म देते वक्त ये कंडीशन लगाई थी तुमने? बच्चे की असहमति के बावजूद तुमने बच्चा पैदा किया। बच्चे की कोई लिखित सहमति नहीं होती। मैं सदा से कहता हूँ, बच्चा पैदा करना बिल्कुल तुम्हारा कसूर कह लो या तुम्हारा उपकार कह लो। अगर तो तुम बच्चे को सब कुछ मुहैया कर दोगे, मुहैया का मतलब जो तुम्हारे पास है, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर हिम और हर। जो नहीं है तो देखिए, वो तो फिर छुपा छुपा तो कोई रखता नहीं अपने बच्चों के लिए। तो हम ऐसा नियम बनाएंगे, हम क्यों देते हैं 30,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को? 18 वर्ष से ऊपर से कम तो शादी भी नहीं कर सकता। 18 वर्ष से कम तो शादी भी नहीं कर सकता। 18 वर्ष से ऊपर ही शादी कर सकेगा। 18 वर्ष का होता ही उसके बैंक अकाउंट में 30,000 रुपये जमा होना शुरू हो जाएगा। अगर भाई तुमने अलग होना है तो अलग हो जाओ, लेकिन एक व्यक्ति को 30,000 तो अलग अलग बैंक अकाउंट में एक व्यक्ति को 30,000 तो मिलेगा। तुमने रोटी रोजी, रहना, खाना पीना, नौकरी पेशा, सब फिक्र तुम्हारे खत्म। सारे फिक्र सरकार ने ले लिए। सांसारिक फिक्र तुम्हारे सिर पे ना रहे तो जरा सोचिएगा, जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। कहते हैं लोग काम करना छोड़ देंगे। कैसे छोड़ देंगे? 30,000 में थोड़े काम करना छोड़ देंगे। 30,000 में तो खुश होंगे, प्रसन्नता से काम करेंगे, और मुझे पता है ज़्यादा काम करेंगे। जब मन हल्का होता है तो काम ज़्यादा होता है। जब मन बोझिल होता है, आप भी देख लेना, जब आपके दिमाग पे बोझ है तो आपके काम करने की निपुणता, प्रवीणता, योग्यता कम हो जाएगी। जब आपका मन खिला हुआ है तो आपके काम करने की क्षमता, कैपेसिटी बढ़ जाएगी और गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप इस चीज का, अपने ही किए हुए पापों का, इसलिए माँ बाप दुखी रहते हैं। इसका मूल मंत्र तुम्हें बता दूं, या तो बच्चे ना पैदा करो। कौन कहता है? आरएसएस का भागवत मोहन ही कहता है ना, मत करो। उससे कह दो तुम कर लो। हम नहीं करते, ये तुम्हारी आजादी है। संविधान में कुछ नहीं ऐसा लगा प्रत्येक व्यक्ति बच्चा पैदा करेगा, प्रत्येक व्यक्ति शादी करेगा, ऐसा संविधान में कुछ वर्णन नहीं। यू आर इंडिपेंडेंट, करो या ना करे। तुम जिंदगी कैसा जीना है, कानून के अंतर्गत रहकर तुम जिंदगी मजे से जियो। अकेले जियो, शादी करके जियो, बच्चे पैदा करके जियो, तुम्हारी मर्जी है। तो समानता। फिर 30,000 से ऊपर तुम कहोगे पढ़ाई कर रहे हैं, वक्त है। क्योंकि एक व्यक्ति को 49 घंटे से ज्यादा काम हम नहीं करने देंगे। 48 घंटे की उसको पे मिलेगी, 1 घंटे का उसको ओवर टाइम मिलेगा। 1 महीने की तनख्वाह उसको साल भर में उसके बैंक में एक्स्ट्रा जमा होगी, भविष्य निधि की तरह। वह 5 साल के बाद विड्रॉ कर सकता है और उसका कोई बड़ा काम या शौक पूरा कर सकता है या दायित्व निभा सकता है। कुछ भी करे, उसके हैं। 1 महीने की यानी 12 महीने काम करके 13 महीने की तनख्वाह। अब आप अच्छी तरह से समझते रहना, मैं कोई गप नहीं बोल रहा, मैं कोई ऐसी आपसे वायदा नहीं कर रहा
जो मैं निभाऊंगा नहीं। अगर मैं गद्दी नशीं होऊंगा तो मैं निभाऊंगा। बस दो ही बातों में खत्म कर देता हूं बात। या तो मैं गद्दी नशीं होऊंगा ही नहीं, और अगर तुमने ज्यादा प्रेशराइज कर दिया कि नहीं बाबा, हमें आपके विचार चाहते हैं और आपके बातों में ईमानदारी की झलक मिलती है, तो फिर मैं आपके कहे से थोड़ी देर के लिए सत्ता संभालूंगा और आपको जो मैं व्यवस्था दूंगा उसकी व्याख्या कर रहा हूं, कैसी व्यवस्था दूंगा। निश्चित रूप से तुम 12 पढ़ना चाहोगे, कभी 40,000 मिलेंगे। यह लालच दे दिया मैंने आपको। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ लिख जाओ। जब पढ़ लिख जाओगे तो जो मैंने कहा कि तुम बीजेपी और आरएसएस एक दिन समाप्त हो जाएगा, तुम बीजेपी को वोट नहीं दोगे। बीजेपी को सिर्फ वही वोट देते हैं जो अशिक्षित होते हैं और जो बुद्धिहीन होते हैं। मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं, मैं अशिक्षा के खिलाफ हूं। अशिक्षा से उपजती हैं दुर्बुद्धियां और दुर्बुद्धियों से गलत फैसले आते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, जाको मैं दारुण दुख देहूं ताकि मत पहले हर लें। जब तुम्हें शिक्षित ही नहीं किया गया तो तुम क्या खा के व्यवस्था करोगे? तुम्हें तो जिसने 10,000 बैंक में डाल दिया उसे ही वोट दे दोगे। तुम्हें क्या पता कौन व्यक्ति ईमानदारी से देश को चलाएगा, तुम्हें पता ही नहीं। ना ही तुम उस व्यक्ति का एजेंडा, अब मेरे को लोग जानते ही नहीं। 6 साल मुझे बोलते को हो गए। अब भी जदा कदा कोई आ जाता है, अगर कोई शेयर कर देता है तो वीडियो सुनकर आ जाता है, बाबा आप कहाँ थे? मैंने कहा मैं तो यहीं था, 6 साल से बोल रहा हूँ। तो फिर बुलाया कोई नहीं भाई, मुझे तुम्हारा एड्रेस थोड़ी पता है, कोई भी आ जाए। इस बात को आप समझ लेना, यह बहुत अंतस के अनुभव से आया है। अब मैं गलती से भी कभी बीजेपी को वोट नहीं देता, मुझे पता है। मैं शिक्षित हूं, समझदार हूं, मुझे पता है। अंध यानी बुद्धि है नहीं, अंध का मतलब है नहीं बुद्धि, तो बुद्धिहीन कह लो या कमतर बुद्धि कह लो, से युक्त होते हैं ये लोग। इसलिए जैसे जैसे समाज अनपढ़ता में जाएगा वैसे वैसे बीजेपी, आरएसएस, सलीकी संस्थाएं प्रस्फुट होंगी। मैं जड़ मूल को उखाड़ा करता हूं, फ्रॉम द रूट। मैं कभी भी पत्तों को, तनों को नहीं काटा करता, मैं तो वृक्ष की जड़ों को काटा करता हूं। जड़ काटूंगा तो आगे से वह वृक्ष पैदा नहीं होगा। तो मैं जानता हूं मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, लेकिन ऐसा रच दूंगा नियम, संविधान, कि तुम बीजेपी को वोट दो ही ना, और शिक्षित व्यक्ति कभी बीजेपी को वोट नहीं देता। ऐसा नहीं है कि केरला में कोई बीजेपी को वोट नहीं देता, बिल्कुल देता होगा। बुद्धिहीन व्यक्ति थोड़े बहुत तो केरला में भी है, अशिक्षित लोग। 100% तो शिक्षा है भी नहीं, कुछ तो होंगे ही, लेकिन उनके वोट बीच में खप जाते हैं। 99% के आगे वो 1% काउंट नहीं होता, एक भी सीट नहीं मिलती इनको। इसीलिए उसका मुख्य कारण बेसिक ही है। इसलिए मैं सबसे पहले तो मैं कहता हूं, विद्या विचारी ता बे परोपकारी।
विद्या तो तुम्हारा परोपकार करती है, तुम्हारे पर बड़ा। ऋषियों ने कहा है इसे 100 हाथों से इकट्ठा कर 1000 हाथों से बांटता है। तुम्हारा कुछ घटता नहीं। विद्या एक ऐसी चीज है, यह बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं। एकमात्र ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। द्रव्य घट जाएगा लेकिन विद्या बढ़ जाएगी। क्यों? तुम रिपीट करोगे इसको, तो तुम्हें ज्यादा कंठस्थ हो जाएगी, तुम्हारी न्यूरॉन्स के गहरे तलों में बैठ जाएगी। इसलिए ज्यादा देर तक पढ़ाने वाला टीचर पढ़ाने में निष्णात होता है। जो ताजा ताजा पढ़ के आया है उसे तो खुद ही पहले पढ़ना पड़ता है। समानता। तो फिर तुम अनपढ़ नहीं रहना चाहोगे, फिर तुम 10 पास भी नहीं रहना चाहोगे, फिर 12 पढ़ोगे, फिर तुम कहोगे हम बीए क्यों ना कर लें, फिर कहोगे एमए क्यों ना कर लें, फिर तुम्हारी इच्छा होगी कि पीएचडी ही क्यों ना कर लें। और ऐसे करते करते समाज बहुत जल्दी शिक्षित हो जाएगा। और समाज शिक्षित हुआ, बीजेपी आरएसएस जड़-मूल से उखड़ जाएगा। मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यह मेरी अपनी प्रणाली है, बाबा की बताई हुई, मेरी अपनी नहीं। बाबा कहते हैं अशिक्षा अंधकार की जननी है, क्योंकि अंधकार से पैदा होती है। इसलिए तुम शिक्षा को फैला दो। तुम्हारे लोग अशिक्षित हैं, इसलिए तो तुम जाते हो प्रेमानंद के पास 5 इनाम लेने के लिए। अपनी जमीनों को दान कर देते हो। दान करो, गरीबों को दान करो। वो वाही करेंगे, वहां से कणक की उपज करेंगे, अपना परिवार पालेंगे। बहुत से परिवार हैं जिनके पास 2 एकड़ जमीन भी नहीं। तुम डेरों को 20-20, 50-50 किलो दान कर देते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज का यही लोग तो नुकसान कर रहे हैं। जो 20-50 एकड़ जमीन डेरों को दान करता है, मैं कहता हूं किसी गरीब को देखो, जमींदार को देखो, उसके घर जाओ, उसको दान कर दो, और देखो ये डेरे वाला तुम्हें कोई आशीर्वाद नहीं देगा। ये मैं अंदरूनी बात तुम्हें बताता हूं। मैं खुद भी आध्यात्मिक वक्ता हूं। मैं नहीं चाहता मुझे कोई जमीन दान करे, मैं मांगता ही नहीं। क्यों? मेरी थोड़ी सी व्यवस्था और है। मैं इसलिए नहीं मांगता कि मैंने एक अदृश्य हाथ ऐसे देखे हैं जो बिना मांगे दे देते हैं। दाता दे रहता थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। मेरी बात कुछ अलग है। मैं किसी और तल को छू लिए और चाहता हूं कि तुम भी उसी तल को छू लो। इसलिए राजनीति की बातें मुझे करनी पड़ रही हैं। जरूरत नहीं थी मुझे, लेकिन करनी पड़ रही हैं तुम्हारे दुख देखकर। और ये बुनियादी समस्या है, बुनियादी जरूरत है, तो समस्या अपने आप ही हो जाएगी। क्योंकि पेट नहीं भरा होगा तो कबीर भी फेंक देते हैं, भूखे भजन न होए को पालो, ये लो अपनी कंठी माला। इसलिए मैं समाज को पहले संपन्न और तार्किक बनाने की तरफ चलता हूं। जब तुम तर्क से उब जाओगे तब तुम्हारे भीतर आस्था पैदा होगी, जिसे मैं श्रद्धा कहता हूं। तर्क से पहले नहीं श्रद्धा पैदा होगी, तर्क से पहले श्रद्धा बोनी, पहले तर्क पैदा होगा, फिर श्रद्धा पैदा होगी। जिसकी श्रद्धा तर्क से पहले पैदा हो जाए, समझो वह समाज ने दी है, माँ बाप ने दी है, आसपास पड़ोस ने दी है, किताबों से पढ़ी है, ग्रंथों से पढ़ी है, तुम्हारी खुद के भीतर से नहीं आई। मैं वह श्रद्धा पैदा करना चाहता हूं जो तुम्हारे भीतर विकसित होकर आए। इसलिए मैं समाज को शिक्षित बनाना चाहता हूं, समान।
तो समान मैंने जरा भी कोई असमानता नहीं की। मैं कहता हूं 25 करोड़ तक कमाते जाओ, इकट्ठा करते जाओ। जब तुम्हारे पास 25 करोड़ होगा तब तक तुम्हें कोई इनकम टैक्स नहीं होगा, इदारे भी खत्म हो जाएंगे। ये ईडी वगैरह आकर जब कोई पार्टी ही मैं भंग कर दूंगा सारी, तो कौन सी पार्टी किसको मिलाएगी अपने में? मैं जड़ मूल को यहां भी समाप्त कर दूंगा। जब पार्टी ही खत्म हो गई तो कौन कांग्रेस से टूटेगा और कौन भाजपा में जाएगा? शुद्धि अशुद्धि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो वो काम करता हूं जो जीवन भर तुम्हें समझ आए कि हाँ ये हुआ है काम। निर्लोभी व्यक्ति ऐसी ही व्यवस्थाएं बनाया करता है, मुझे स्वयं का कोई लोभ नहीं। इसलिए मैं जो व्यवस्था बना के जाऊंगा उसको अच्छी तरह से हर्फ व हर्फ सुन लिया करो और उसको गुण लिया करो। वो तुम्हारी कोई खराबी नहीं करेगा। हाँ, अमीरों की खराबी करेगा। मुझे कोई अमीर वोट डालेगा भी? अमीर सिर्फ वो डालेगा वोट जो बिल्कुल पक्का, जिसके भीतर मैं ही हो गया हूं, वह कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह वोट मुझे डालेगा। लेकिन तुम अगर समझो कि कोई सीजीआई मुझे वोट डाल देगा, तुम गद्दे में। सीजीआई का तो नाम अगर मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए भी प्रपोज कर दूं तो मुझे पता है क्यों भाग जाता है। क्योंकि जब मैं 25 करोड़ की शर्त लगाता हूं, वो कहता भी पहले 25 करोड़ तो मुझे हिसाब देना पड़ेगा। समझ आती है तुम्हें क्यों बाबा बागेश्वर के पास भागते हैं ये लोग? जबकि मैं प्राइम मिनिस्टर बनाने को तैयार हूं, तो कोई बात नहीं भाई, मैं तो हूं, सभी भाग जाएं, कोई तो आएगा। कोई प्रज्ञावान एक व्यक्ति तो नहीं है, 146 करोड़ की आबादी है। अभी तो पढ़े लिखे लोग हैं, अभी तो समझदार है, ईमानदार है। और फिर मुझे ऐसे भी अंधभक्त नहीं चाहिए। बुद्ध तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे जो किसी पेड़ को जाके नमन करते। बुद्ध ने कभी नमन नहीं किया। जो किसी मूर्ख को जाके नमन करते, बुद्ध ने तो कभी ऐसा नहीं किया। बुद्ध ने तो अपने भीतर जाके देखा, और जो देखा सेल्फ रियलाइजेशन के बाद वो निकल गए बांटने। वो थे बुद्ध। अगर जो व्यक्ति पहले देख ले कि हिसाब मुझे तो पहले देना पड़ेगा। मैं जानता हूं, मुझे लोग कहते थे कि आपके प्राइम मिनिस्टर तो बाबा बागेश्वर। मैंने कहा भाई कारण मुझे पता है, मुझे पहले ही पता था जाएंगे। जब शर्तें सुनेंगे तो जाएंगे। और मेरे पास कोई व्यक्ति कैंडिडेचर लेने के लिए भी नहीं आएगा जो 25 करोड़ से ज़्यादा नेट वर्थ रखता है, वो मेरे पास नहीं आएगा। मुझे ईमानदार चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए, मेहनत कश चाहिए, जो अपने खून पसीने से हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। उजाड़ तो बहुत दिया है इन मूर्ख लोगों ने। हम कहां से कहां आ गए। समानता, वर्गहीन समाज बैन होगा। ये कोई नहीं लिख सकेगा, जोशी, शर्मा, वर्मा, कुछ नहीं लिख सकेगा। भारती लिख लो या कुछ भी ना लिखो, क्या बात। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे गुजराती पद्धति ज़्यादा बढ़िया लगती है। पिता के नाम लिख दो, 2 पीढ़ियां आ जाती हैं। मोहनदास करमचंद गांधी ज़्यादा बढ़िया। और अगर आगे करमचंद गांधी भी मिल गया तो आगे उत्तम चंद। 3 पीढ़ियां तो मुश्किल से मिलती, नहीं मिलती। और फिर गांधी नहीं मिलेगा अगर नाम मिल जाएगा तो नरेंद्र दामोदर दास मूलचंद, तो 3 पीढ़ियां आ गई। यह ज्यादा बढ़िया लगा।
जरूरी ही आपने जात लिखनी है, जरूरी ही आपने ये बताना है कि हम उच्च जाति के हैं, निम्न जाति के हैं। नहीं, यह मैं भेदभाव, वर्गहीनता, यह मेरी देन नहीं है। ये जब मैंने स्टडी की भगत सिंह की, मैं नास्तिक क्यों हूं, तो उसमें जो समाज की मैंने व्यवस्था पाई, उसमें उसकी व्यवस्था बड़ी शानदार थी। कमाल हो गई, इतनी छोटी उम्र का बच्चा इतनी शानदार बातें कर सकता है। छोटी उम्र का बच्चा ही इतनी शानदार बातें कर सकता है जो देश के ऊपर फिदा होने को तैयार है। लोभी, लालची, जोड़ने वाला, अडानी, अंबानी ऐसी बातें नहीं कर सकता। ऐसी बातें वही करेगा जो वतन पर मर मिटने के लिए जुनून रखेगा। तो मुझे पता है, मैं जानता हूं किस कदर औकात है इनकी, मेरे ही हाथ की छोड़े हुए परिंदे हैं। एक और प्रश्न आया है, अगर आप हमें कोई काम नहीं दोगे फिर हम आपको उतनी ही राशि आपके बैंक अकाउंट में जमा करेंगे। ये गलती हमारी है कि हम आपको काम मुहैया नहीं करवा रहे। ये काम हमारा है भाई। अगर हम आपको बेरोजगार रखेंगे, गलती किसकी? हमारी। अगर हम आपको अशिक्षित रखेंगे तो गलती किसकी? हमारी। इसलिए हम शिक्षा बिल्कुल मुफ्त, कोई पैसा नहीं लगने देंगे, चाहे आप कितना ही पढ़ो। और हम तो चाहेंगे कि आप ज्यादा पढ़ो। मैं ये चाहता हूं कि मैं जाने से पहले, यहां संसार से विदा होने से पहले, अरबों अरबों लोगों की दुआएं साथ लेता जाऊं, जो अरबों अरबों लोग मुझे दुआएं दें कि आपने हमें अध्यात्म में भी मार्गदर्शन किया, समाज में भी मार्गदर्शन किया, संसार में भी मार्गदर्शन किया। अगर हम आपको काम नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे हम आपको, समझे ना बात को। हम आपको पैसे आपकी तनख्वाह के अनुरूप उतना ही, जैसे आप काम कर रहे हैं उतना ही आपके बैंक अकाउंट में जमा कराएंगे, लेकिन खाली भी नहीं बैठने देंगे, कोई ना कोई तो काम कराएंगे। भाई पेड़ ही लगा दो। ये इतना दूषित पानी है, इसको साफ करने के संयंत्र लेके आएंगे। ये पानी गंगा का साफ कर दो। गंदली हो गई है यमुना, गंगा, सरस्वती, कावेरी। इनको सफाई के हम यंत्र लेके आएंगे। जितना काम है इस देश में, उतना तुम कर सको तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। इतना विकृत कर दिया गया इस भारत भूमि को कि इसको उसी स्थान पर आने में बहुत वक्त लगेगा। जमीन इन्होंने खराब कर दी, पानी इन्होंने खराब कर दिया, वायु इन्होंने खराब कर दी। आने वाली नस्लों फसलों को तुम ये देके जाओगे। अशिक्षित बच्चे को शिक्षा नहीं देते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते, लेकिन ध्यान रखना, उसको आपने देखना है क्या ये किसी विशेष प्रकार के खेल में, कोई कबड्डी में, कोई हॉकी में, कोई फुटबॉल में, कोई वॉलीबॉल में, कोई किसी प्रकार के खेल में इंटरेस्ट रखता है, तो फिर पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं। फिर उसको खेल में लगा दो, गोल्ड मेडल लेके आएगा, विदेशों में हमारा नाम रोशन करेगा। यहां पर पहलवान बच्चियों को ये दुष्ट पुलिस वाले, उनका नाम मुझे नोट है मेरे पास, सबसे पहले मैं उनको मजा चखाऊंगा। और एक है अजय पाल सिंह, जिसने जाकर अब टीएमसी के अंदर गुंडागर्दी खिला रही थी, ऐसे बोला करते हैं। तो किससे बात कर रहा है?
क्या औकात है तेरी? आईएएस ऑफिसर ही है तो आगे कौन सा जानवर से बात कर रहा है तुम? बस रुतबे का इतना घमंड, निकाल देंगे बेटा। मैं तो नाम लेकर बोला करता हूं, अजय पाल सिंह, यूपी से आया था। तू क्या, तेरे उस्ताद का भी निकाल देंगे? जिसको इतना ही नहीं पता कि खून विवेकानंद ने मांगा था, वो तो बेचारा अहिंसक था। वो खून मांग सकता है क्या? सुभाष चंद्र बोस, वह क्रांतिकारी था, उसने खून मांगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसलिए मैं कहता हूं, अगर नहीं समझ तो बोला मत करो, बोलने से परतें उगड़ जाया करती हैं। समझ आ जाते हो कि तुम गुरु घंटाल हो। तुम घंटे बजाया करते थे गोरखपुर में। कोई बात नहीं, यूपी में भी आऊंगा। तुम एक बार पंजाब में आओ अमित शाह जी, अगला पंजाब ही है तुम्हारे लिए। मैं कल भी बोला था तुम जीतोगे, लेकिन जैसे जीतोगे वो मैंने बता दिया था। बेईमानी से ज्ञानचंद जिताएगा तुम्हें। 91 लाख लोगों को आउट ऑफ वोटर लिस्ट करने का मतलब क्या था? और सुप्रीम कोर्ट के पास जाके गुहार करते हैं। वो कहते हैं इस वक्त तो आप नहीं डाल पाओगे, अगली बार क्या वोट डालेंगे? अगली बार तो हम पूछेंगे पिछली बार वोट डाला था, नहीं डाला था, तो फिर तो तुम नागरिक ही नहीं हो, चलो यहां से खाली करो जगह। अगली बार तो आप बाहर पटक दिए जाओगे। इसलिए अपनी नागरिकता को बचा के रखना। पंजाब वासियों, मेरी वीडियो को अच्छी तरह से सुन लिया करो, इसमें काम की बातें होती हैं, तुम्हारे लायक बातें होती हैं। अगर तुमने ये जाकर सेटिस्फेक्शन नहीं की वक्त पे, बाद में तो ये कह देंगे कि वक्त गुजर गया, अब तो भाई हमने तुम्हें टाइम दिया था, तुम आए। अरे जरूरत क्या है? जब मैंने आसान फार्मूला बता दिया, ये हाथ है, ये ओरिजिनल है मेरा, ये जब मरूंगा तो दफन होगा या दहन होगा, इसके ऊपर नाम लिख दो, एपिक नंबर लिख दो। क्या जरूरत है? क्यों कागज पत्र में वो लिखते हो? वैसे भी हम टेंटू बना ही लेते हैं ना, तो टेंटू पे अपना नाम लिखा लो, एपिक नंबर लिखा लो, वोटर नंबर इतना, सदा के लिए खुद जाएगा। नीले अक्षरों से खुदवा दो, मिटता ही नहीं। क्या जरूरत है इतने पिछड़े की? और क्यों इतनी पुलिस फोर्स को बुलाया? पुलिस फोर्स इन कामों के लिए होती है, रक्षा के लिए होती है। तुम जानबूझकर गुंडागर्दी करवाते हो, फिर फौज को बुलवाते हो। मेरा वोटिंग कराने का ढंग ही अलग होगा। मैं सबको एक एक मोबाइल दे दूंगा। यहां कौन सा एक इलेक्शन होता है? पहले पंच सरपंच, फिर म्यूनिसिपैलिटी, फिर नगर निगम, फिर असेंबली, फिर पार्लियामेंट, और कोई एक आध और भी आ जाता है। उस सब में एपिक नंबर वही होगा, उसी को इस्तेमाल करो। और आप बटन के ऊपर तो हाथ मारते हो रोज, फोन कौन नहीं चला सकता? और उसका एक और मजा है, खुदा न खास्ता अगर तुम उस दिन बीमार हो गए तो व्यक्ति की स्पेशल ड्यूटी होगी कि जाओ उस हॉस्पिटल में जाकर उस व्यक्ति का अंगूठा लगा के आओ। तुम्हारी वोट पड़ेगी, 100% मतदान होगा। लेकिन वह मतदान 100% SIR के कारण नहीं होगा, ईमानदारी के कारण होगा। तुम सच में वोट डाल सकोगे, ऐसा इंतजाम होगा। उस दिन सारे देश में कर्फ्यू लगेगा, एक दिन के लिए। तुम 1 महीने 2 महीने में क्यों करवाते हो चुनाव? तुम्हें पता है 2 महीने में सरकार का कितना खर्चा हो जाता है देश का? 2 महीने के लिए सारा
भारतवर्ष ठहर जाता है। जो शक्ति गंवाता है बहसबाजी करने में अलग, आंकड़े जुटाने में अलग। फिर देखो किसने किसको वोट डाला, वो आंकड़े बताओ। एग्जिट पोल की व्याख्या करो। कितना वक्त नहीं खराब कर देते तुम। एक एक मिनट कीमती होता है। जिस मुल्क ने विकासशील विकसित बनना होता है, तुम तो इस फार्मूले से इसको पाताल में ले जाओगे। 2-2 महीने खराब किया करते हैं कभी। ये कैसा मूर्ख बैठा दिया तुमने। चुनाव आयोग कैसे मूर्ख को बना दिया तुमने। किसी बात का जवाब नहीं देता। कंप्लेंट जो राजगद्दी पर आसीन है वो तो करे, उसकी तो सॉल्व कर देगा। और विपक्ष की कंप्लेंट, ये विपक्ष नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा। और विपक्ष अगर कंप्लेंट करेगा तो उसकी नहीं सुनोगे। तो मैं चुनाव की सारी आमूल चूल प्रक्रिया ही बदल दूंगा। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण 4 लोग कराएंगे इलेक्शन को। यह 4 लोगों का दायित्व होगा और मोबाइल से कराएंगे। सारे देश में एक दिन के लिए कर्फ्यू लगेगा। कोई बाहर नहीं निकलेगा। बाहर निकलेगा किसी विशेष कारण से, बीमार हो 108 नंबर के ऊपर फोन करो, तुम्हारे पास आ जाएगी एम्बुलेंस। कौन से हॉस्पिटल में जाना है जाओ, इलाज करो, वहां भर्ती होना भर्ती हो जाओ। वोट डालना है यहाँ डाल दो, नहीं वहां जाके हम डलवा लाएंगे। अब कर्फ्यू लगा है, किसी स्त्री के प्रसव पेन दर्द शुरू हो गया तो एम्बुलेंस को बुलाएंगे। कोई भी आपत्तिजनक स्थिति आ सकती है, उस स्थिति में वह व्यक्ति जा सकता है। कोई कैद थोड़ा ही हुआ है, बस सिर्फ हेरा फेरी को रोकने के लिए। थोड़ी सी मात्रा में तैनात तो होंगे लोग, रक्षक के रूप में, रखवाले के रूप में। किसी को आफत जरूरत पड़ जाए तो उसकी सहायता भी करेंगे, देख रेख भी करेंगे, लेकिन थोड़े से लोग। यह है व्यवस्था। मेरे ख्याल में आज काफी हो गया है, 1 घंटे के करीब होने वाला है। बाकी कल भी आएगा, बाकी कल बोल दूंगा। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लिया करो। धन्यवाद।